दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में 6 से 8 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहां पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। सेशन की शुरुआत करें। दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि आईपीएल के इतिहास का पहला मुकाबला 18 अप्रैल 2008 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और किस टीम के बीच खेला गया था। ये टीम का नाम है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु, जो कि आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण का भी हाल ही में विजेता बनी है, जिसके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। अच्छा, पिछला करंट अफेयर्स का क्लास था, वहां पर हमने आईपीएल 2025 से ही संबंधित प्रश्न आपको करवाए हैं। अगर वो क्लास आपका छूट चुका है तो उसे जरूर देखिएगा, वहां पर सारे पॉइंट को हमने कवर किया है। अच्छा, एक जानकारी और, दरअसल पिछला क्लास इसलिए भी अब्सेंट था क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आपको मई महीने वाला जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो आपको हमने प्रोवाइड किया है। अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, मंथली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है 2022 से आपको प्रोवाइड की जा रही है। 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का यानी कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये 3 फॉर्मेट में आपको दिया गया है, वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में। ये सभी चीजें आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वीडियो जो है वो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। अच्छा, जून वाला अपकमिंग है, आपको जून वाला भी, मतलब जून जैसे समाप्त होगी वो आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम जो हमारे पीडीएफ आदि होते हैं, टेस्ट सीरीज आदि होते हैं, उसके लिए आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स देखते हैं ये वाला, आप इसके माध्यम से तमाम चीजों को एकदम नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये कूपन कोड भी आपके लिए उपलब्ध है, यहां पर एडिशनल लगभग आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आज के इस क्लास का यहां पर कि मनीला में 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन 2 से 4 जून 2025 तक किया गया। इसमें पूछा गया कि इसमें किस राज्य को बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक्चुअली राइट आंसर यहां पर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार को यहां पर आमंत्रित किया गया था। जो प्रगति खास करके तकनीक आधारित हुई है बिहार में, खास करके बिजली क्षेत्र में, इसी की जानकारी देने के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया था। क्योंकि यहां पर बात हो रही है 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट की, जो अभी मनीला में आयोजित हुआ, जो कि एक्चुअली फिलीपींस की राजधानी है। आई थिंक आप सभी जानते होंगे, यहां पर ये 2 से लेकर 4 जून 2025 तक आयोजित हुआ है। वही सारी चीजें पहला पॉइंट में लिखा गया कि फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, यहां पर हाल ही में 2 से लेकर 4 जून 2025 तक 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार को बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया था। और विशेष रूप से ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि खास करके इसके जो प्रबंध निदेशक हैं महेंद्र कुमार, ये मनीला गए हुए थे, यानी कि बिहार का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और उन्होंने बिहार में खास करके बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति को दुनिया के सामने रखा। विशेषकर स्मार्ट मीटर जो प्रणाली है, इसमें एक काफी अहम पहल है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। और कई बार कई जगहों पर ये तारीफ भी खास करके हो चुकी है, और हमने कई बार आपको ये भी बोला है, खास करके जब बिहार में विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था। और ये आपको ध्यान रखना, 1958 से लेकर ये मतलब अब तक 2012 तक, अब तक नहीं बल्कि 2012 तक की बात करें तो ये बोर्ड जो था कभी भी मुनाफे में नहीं गया, हमेशा नुकसान होता रहा। और आपको ये ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2012 को ये बोर्ड को गठन करते, मतलब भंग करते हुए ये 5 कंपनियां गठित की गई थी। 5 कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका एक ही मूल उद्देश्य था, वित्तीय घाटे को कम करना। और अभी पिछले साल ही हमने आपको जानकारी दिया था, ये चीजें खबरों में उस समय आए थे कि पिछले 65 वर्षों के इतिहास में अगर हम देखें तो बिहार में बिजली कंपनी मुनाफे में आई थी। और जो रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट के आधार पर लगभग 300 करोड़ से अधिक का मुनाफा जनरेट की थी, जो पिछली बार रिपोर्ट आया था। और ये
सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई है, ये खास करके जो स्मार्ट मीटर प्रणाली जो इसमें संचालित हो रही है, गांव देहात में भी इसे इंस्टॉल किया जा रहा है धड़ल्ले से। तो इसी चीज़ का एक परिणाम है, यहाँ पर बिजली की चोरी एकदम से रुक जाती है। तो ये चीज़ें फिलहाल ध्यान रखिए, क्योंकि बिजली को लेकर बिहार के संदर्भ में बात हो रही है, तो बोर्ड को लेकर भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, जो कंपनियां 5 गठित की गई वो आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर ये कार्य कर रही बिहार में। ठीक है, इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? यह घोषणा बिहार सरकार द्वारा हुआ है। इसमें डिजिटल साक्षर में अगर हम बात करें तो एक चीज समझिएगा, मुख्य रूप से कंप्यूटर को ऑपरेट करने आना, मतलब छोटी मोटी जो कार्य होता है, जैसे कुछ जनरेट करना, मान लीजिए कोई फाइल बनाना, वर्ड फाइल, तो वो सारी चीज़ों को लेकर इसमें जानकारी देगी जो अभी कही जा रही है। बेसिक सा जो कार्य है जो हर किसी को आना चाहिए, वो डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत हम उसे रख सकते हैं। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है ताकि जो लोग जेल में बंद कैदी हैं, खास करके जब वो रिहा हो, बाहर हो, तो एक अलग से मतलब अच्छी तरीके से एक इज्जत का जिंदगी वो जी सके, उनका मतलब भरण पोषण मतलब हो सके, मतलब इसमें ये कार्य मतलब सिद्ध हो, ताकि वो प्रशिक्षित रहेंगे तो कहीं पर भी अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे फोटोकॉपी का दुकान हो या फिर कुछ भी, मतलब इस तरह से वो चीजें यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं। तो यही एक प्रकार का प्रयास है जो खास करके बिहार के जेलों में जो बंद कैदी है, ये डिजिटल साक्षर बनाने का जो जिम्मा है बिहार सरकार ने मतलब उठाया, मतलब इसको घोषित किया है, घोषणा किया एक्चुअली अभी हाल ही में, तो इस वजह से ये खबरों में है। दरअसल इसके लिए गृह विभाग के कार्य एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नाइलेट के साथ एक समझौता किया है, और इस वजह से ये अभी खबरों में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत कैदियों को कंप्यूटर की व्यवहारिक समझ विकसित करने और साथ ही उन्हें डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ध्यान रखिए, डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा उन्हें, ताकि वो जब भी जेल से छूटे तो उन्हें रोजगार या फिर स्वरोजगार की मदद से समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद मिले, एक इज्जतदार जिंदगी वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी अपना भरण पोषण इसके माध्यम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रोजगार या फिर स्वरोजगार वो अपना स्टार्ट कर सके। अच्छा, इस पहल के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा पहले चरण में बिहार राज्य के कुल 8 केंद्रीय कारा सहित 41 जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये चीजें खास करके ध्यान रखिए। अब चूंकि बात यहां पर ये सारी हम कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट, हालांकि कई बार हम आपको बता चुके हैं, इतनी बार आपको बता चुके हैं कि अभी आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े यहां पर आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है, और आपको ध्यान रखना है पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में आए थे। ठीक है, अभी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भी अगर हम देखें तो सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए अगला आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है, दरअसल एक जगह है गुमी दक्षिण कोरिया में हालिया आयोजित, मतलब यहाँ पर गुमी दक्षिण कोरिया में हालिया आयोजित 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? एक्चुअली ये प्रश्न है, और राइट जो आंसर है इसमें भारत अपना दूसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। अब संबंधित तथ्यों की यहां पर हम बात करें, दरअसल 26वां संस्करण है ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाला। आयोजन 27 से लेकर 31 मई तक गुमी दक्षिण कोरिया में किया गया। पदक तालिका की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत इस प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य, यानी कि 8 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक जीता। यानी कितना हो गया? 10, 8, 18 और 6, 24, कुल 24 पदकों के साथ पदक तालिका में अपना भारत दूसरे स्थान पर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान की बात करें तो चाइना प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसने 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर अपने नाम किया है। जबकि वहीं पर आपको ध्यान रखना है, ये तो 32 पदक चाइना जीता, जबकि वहीं पर 5 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 28 पदकों के साथ जापान तीसरे स्थान पर रहा। अच्छा, भारतीय दल की बात करें तो इस प्रतियोगिता के लिए 60 से अधिक एथलेटिक्स का मतलब खास करके यहां पर दल भेजा गया था। एक पॉइंट यहां पर यह भी है, अगर हम बात करें इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की,
तो भारत का अब तक का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था वो 2017 में जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था 22वां संस्करण इसका, यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रदर्शन भारत का रहा था, जिसमें भारत कुल 27 पदक जीते, जिनमें कि 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक था। लेकिन इस बार की बात यहाँ पर करें तो भारत यहाँ पर आपको ध्यान रखना 24 पदक जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण है। अच्छा, भारत अगर हम बात करें यहाँ पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कितनी बार किया है, ये भी तो एक प्रश्न है। तो 3 बार किया है, वो चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भारत अब तक 3 बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। फर्स्ट टाइम 1989 में नई दिल्ली में, फिर 2013 में पुणे में, फिर 2017 में भुवनेश्वर में। तो ये ध्यान रखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 बार भारत ने इसकी मेजबानी किया है और रिसेंटली पिछली बार 2017 में भुवनेश्वर में किया गया है। तो इतनी बातें फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पदक तालिका में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर अपना भारत और तीसरे स्थान पर जापान है। आइए चौथे प्रश्न पे आते हैं। दरअसल आईपीएल को लेकर हालांकि हम चीजें आपको बतला चुके हैं, पूरी की पूरी जानकारी, कुछ भी हमने वहां पर नहीं छोड़ा। मैंने प्रयास किया है कि वो तमाम चीजें आपको बता दें। मैं पुनः बोलूंगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले से पिछले क्लास वाला जो वीडियो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर उसी में से एक प्रश्न हमने रखा है। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल का 18वां संस्करण संपन्न हुआ। 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला गया था। बताएं कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस वर्ष जीता था। देखिए, मैंने कई बार बोला है, कई बार नहीं बल्कि पिछले वीडियो में ही मैंने बोला था कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कई सारे लोग फंसेंगे। आरसीबी का नाम आएगा, पहला खिताब आएगा तो आंख मूंद के राइट आंसर मार देंगे 2025। ये आंसर तो होगा ही नहीं, 2025 आंसर ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो हमने डिटेल में आपको बताया था। दरअसल आईपीएल जो मतलब हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग, तो मेंस कैटेगरी का ये टूर्नामेंट है। लेकिन इसके अतिरिक्त 2023 में डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुई थी। वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आरसीबी की महिला टीम है, विमेंस प्रीमियर लीग, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2023 में अगर हम देखें तो 2023 में आईपीएल का जो आईपीएल नहीं बल्कि डब्ल्यूपीएल का जो खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था। किसने? एमआई ने अपने नाम किया था, ये ध्यान रखिए। फिर 2024 में अगर हम देखें तो इस खिताब को आरसीबी ने अपने नाम किया। आरसीबी महिला टीम ने डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो यहां पर हमने क्या पूछा था, कहीं पर भी हमने यहां पर आईपीएल की चर्चा नहीं की है। आईपीएल मतलब 18वें संस्करण को जरूर हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअली प्रश्न जो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस वर्ष जीता था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक फ्रेंचाइजी है जिसमें 2 टीमें हैं, महिला वर्ग वाला भी, पुरुष वर्ग वाला भी। एक पहले मतलब यहां पर बात हो रही है कि पहला खिताब किस वर्ष जीता, तो 2024 में जीता, ये ध्यान रखिए आरसीबी ने। फिर 2025 की बात करें तो 2025 में डब्ल्यूपीएल का जो खिताब है ये एमआई ने जीता था। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो 2023, 24 और 25 की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूपीएल में एमआई, आरसीबी और एमआई, ये तीनों टीमों ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में ये खिताब को अपने नाम किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स 3 बार फाइनल में पहुंची है, ये चीज ध्यान यहां पर आप लोग रखेंगे। ठीक है, इसको लेकर डिटेल जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। हालांकि उसकी एक रूपरेखा यहां पर आपको दिया हमने कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग जो इसका दूसरा संस्करण था, इसमें दिल्ली कैपिटल को हराकर अपने नाम किया था। ये विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है, ये मतलब याद रखेंगे तो प्रश्न जो हमने पूछा था वो वहां पर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए, अब यहां पर आईपीएल 2025 से संबंधित वो सारी जानकारी आपके बीच है, जहां से अगर मूल रूप से आईपीएल 2025 की हम बात करें, आईपीएल के इतिहास को अगर हम नहीं देखें, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल 2025 की बात करें, तो ये तमाम चीजें आपको पूछा जा सकता है, यहीं से प्रश्न बनेगा। इसको जरूर ध्यान रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। आयोजन 22 मार्च से 3 जून 2025 तक, 18वां संस्करण, कुल 10 टीमें इसमें भाग ली। प्रायोजक टाटा समूह 2027 तक ये खास करके इसको स्पॉन्सर करेगी। विजेता आरसीबी जो कि पहला खिताब है, और विजेता टीम के कप्तान रजत पाटीदार, उप विजेता पंजाब किंग्स जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि या फिर इसके अतिरिक्त प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अतिरिक्त इस खास करके अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। दोनों एक ही है। तो सूर्य कुमार यादव जो एमआई के हैं, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को, कैच ऑफ द सीजन का जो अवार्ड मिला ये कामेंदु मेंडिस को जो कि हैदराबाद टीम से थे। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत जो कि एलएसजी ने 27 करोड़ में खरीदा। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में कुणाल
पांड्या आरसीबी की पर्पल कैप अवार्ड जो मिला, जो खास करके सर्वाधिक विकेट के लिए मिलता है। जीटी के प्रसिद्ध कृष्णा को ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है ये मिला साई सुदर्शन को, जो कि जीटी के हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी साई सुदर्शन को ही दिया गया। तो इतनी जानकारी आईपीएल 2025 से संबंधित विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए, इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हालिया जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कितना स्कोर के साथ कौन से स्थान पर रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में एक्चुअली भारत को मिला है 10वां स्थान। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर विकल्प को इस तरह से आपको दिया हूं, क्योंकि पिछली बार जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर मैं कोई प्रश्न पत्र देख रहा था किसी एग्जाम का, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं, शायद बीपीएससी टीआरई वाला था। तो कुछ नहीं बल्कि एक प्रश्न में मुझे ऐसे ही देखने को मिला, मतलब स्थान जो था सब में सेम ही था, लेकिन स्कोर जो था यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अलग अलग था। तो स्कोर के आधार पर ही इसका हमें चयन करना पड़ेगा। अब ये जनरली सभी याद रखते हैं, कोई भी सूचकांक जारी होता है कौन सा स्थान है भारत का, कौन सा स्थान है बिहार का, लेकिन प्रॉपर स्कोर या फिर अंक के आधार पर अब यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब तो यहाँ पर मैटर ही नहीं करता है 10वां स्थान, ये तो सब में सेम है। एक प्रश्न के आंसर के अगर दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर अब ये मैटर नहीं करता, अब यहाँ पर मैटर करता है कि अंक कितना है। अंक है 67.99, मतलब 67.99, ये अंक यहाँ पर 100 में से है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और इसके साथ ये 10वें स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह के प्रश्नों को लेकर आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो बदलता हुआ स्वरूप है एग्जाम का, ये चीजें आपको भी तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोज, हमारे क्लासेज अगर आपको पसंद आते हैं तो दूसरे को, खास करके अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर रिकमेंड कीजिए, और यहां से आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। निश्चित तौर पर ये जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, इस सीरीज को आप जो फॉलो करते हैं पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। एकदम से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड रहती हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको आसान कर दूंगा, मतलब एकदम इतना आसान कर दूंगा कि चीजें एकदम दिमाग में सेट होगी। ध्यान रखिएगा, वो चीजें यहाँ पर हम इतनी मेहनत से इसलिए लिखते हैं और इसलिए हम सारी चीजों को पढ़ के आपको बताते हैं, ताकि उसे आप देखें तो वो आपको याद हो, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और कई चीजें यहाँ पर हम दोहराते भी हैं ताकि वो आपका रिवाइज भी होता रहे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त एक और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा, ये मतलब तीनों संस्था द्वारा, जर्मन वाच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है। अच्छा, हालिया जारी इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर किसी भी देश को जगह नहीं दिया गया है। मतलब किसी भी देश की अगर हम बात करें प्रथम 3 स्थान की, तो वो चीजों का जो मतलब क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाया है, तो ये जगह रिक्त है। जबकि डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे पायदान पर है, यानी कि चौथे नंबर पे है। हालांकि अगर हम शीर्ष देशों के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो कि एक तरह से शीर्ष स्थान पर ही है। 1, 2, 3 नंबर पे तो कोई नहीं है, लेकिन चौथे स्थान पर है डेनमार्क। तो अगर हम देशों के दृष्टिकोण से देखें तो एक तरह से ये शीर्ष स्थान ही है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, डेनमार्क ने विशेष रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो तस्वीर है जलवायु परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से देश और दुनिया यानी पृथ्वी किस प्रकार से बदल रही है, एक प्रकार से यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। अच्छा, इस सूचकांक में जो शीर्ष देश है, जैसे कि चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा, और यहाँ पर स्कोर भी हमने लिख दिया है, नीदरलैंड रहा फिर 5वें, फिर 6ठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, जबकि भारत इस सूचकांक में इतना स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहा, जबकि सूचकांक में ईरान जो है ये 17.47, सऊदी 18.15 और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई 19.54 अंक से मतलब सबसे निचले पायदान पर क्रमशः 67वें, 66वें और 65वें स्थान पर रहा। यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर रहा ईरान, जो कि 67वें स्थान पर रहा, सऊदी अरब 66वें, फिर संयुक्त अरब अमीरात खास करके यहाँ पर 65वें स्थान पर रहा। तो ये इतनी जानकारी यहाँ पर मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। और विशेष रूप से कि प्रथम 3 स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है इस सूचकांक में। चलिए, अगला प्रश्न है हालिया लिखित पुस्तक। यह पुस्तक का नाम है टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री नामक किताब के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
टिम विगमोर, जो कि एक खास करके पत्रकार हैं, खेल पत्रकार हैं। यहाँ पर वो चीज़ हमने लिखा भी है, टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री नामक किताब खेल पत्रकार टिम विगमोर द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को आप देख रहे हैं। दरअसल यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के पिछले 150 वर्षों के इतिहास पर एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ये एक प्रकार का इस पुस्तक की विषय वस्तु है, जो पिछले 150 वर्षों का टेस्ट क्रिकेट का जो हिस्ट्री रहा है, जो इतिहास रहा है, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। तो लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है टिम विगमोर, ये ध्यान रखिए। अब चूंकि बात यहाँ पर क्रिकेट और इनसे संबंधित पुस्तकों की, किताबों की हो रही है, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हालांकि ये चीजें हम समय के साथ अपडेट करते भी रहते हैं और बाकायदा हम आपको बतलाते भी रहे थे। और आपको बता दूं कि बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था ये वाला। यहाँ पर सबसे नीचे जो है, आई हैव द स्ट्रीट्स और कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के, मतलब जो खास करके जो पुस्तक है किस पर आधारित है, या फिर ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है। रविचंद्रन अश्विन की ये एक प्रकार की आत्मकथा है। रविचंद्रन अश्विन ने सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा, जो कवर पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्रिकेटर जो खास करके दुनिया में महान और प्रसिद्ध हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, यहाँ पर उनके लेखक के बारे में हमने लिखा है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की खास करके आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। नो स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी, ये सेन वॉन की। सनी डिच, सुनील गावस्कर की। पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग की। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़। जर्नी स्टीव स्मिथ की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। ड्रिवन, द विराट कोहली स्टोरी, ये विराट कोहली की है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सचिन तेंदुलकर वाली जो है यहाँ पर है, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, इनकी बायोग्राफी का नाम है। यहाँ पर ये कवर पेज को आप देख सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें हम पहले भी कई दफा आपको बतलाए थे, और मैं आपको बता दूं यहाँ से यही प्रश्न पूछा गया था, इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको दे दूं। दरअसल बीपीएससी को लेकर 71वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है एप्लीकेशन पे, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, तो इसमें 7वां जो प्रैक्टिस सेट है, जो खास करके 70 टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं, तो 7वां प्रैक्टिस सेट आपको 8 जून यानी कि आज शाम 9 बजे आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। देखिए टेस्ट को ज्वाइन करने के बारे में खास करके बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, मैं आपको बता दूं। अगर आप ज्वाइन किए हुए या ज्वाइन करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज नाम का एक सेक्शन होगा, आप वहां पर जाके उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहां पर यह है कि आप चाहे तो इस टेस्ट सीरीज, एक्चुअली यहां पर अगर हम सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात करें तो 299 इसका फी है। आप यहां पर ये तमाम जो टेस्ट है 220 प्लस टेस्ट, करंट अफेयर्स के अनलिमिटेड टेस्ट है, यहां पर तमाम चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा, इस कोर्स के माध्यम से अगर प्राप्त करते हैं, पेड कोर्स में जाइएगा एप्लीकेशन पे, अगर कोर्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ टेस्ट सीरीज के जरिए आप इसे ज्वाइन करते हैं तो केवल और केवल टेस्ट सीरीज ही मिलेगा, लेकिन जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो तमाम चीजें, मतलब प्रीलिम्स को लेकर तमाम चीजें मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का जो हमारा स्पेशल क्लास या फिर कोर्स चलता है वो भी पैकेज इसमें इंक्लूडेड है, और इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी ऐड हुआ है, तो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और एक नॉमिनल सा चार्ज पे, हालांकि ये एक्चुअल फी जो है इसकी 399 है, लेकिन कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें 15% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो समझिए कि एक नॉमिनल सा चार्ज पर, नाम मात्र के चार्ज पर ये तमाम चीजें आपको यहां पर मिल रही है। ये तमाम चीजों का लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे भी चैट वाला फीचर दिया हुआ, वहां पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा, या फिर टेलीग्राम आदि कहीं पर भी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं मुख्य रूप से। मैं जानना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा, फिर मैं अगले वीडियो में इसको लेकर कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपके बारे में मैंने कुछ सोचा है, वो चीजें आप लोग पहले बताइए कि कितने लोग प्रिपरेशन में हैं। देखिए यहां पर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। यहां पर है कि महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही स्कूली छात्र छात्रा या फिर छात्रों को बुनियादी सैन्य
प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, जो महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे हैं, इनके द्वारा की गई है। और महाराष्ट्र इस तरह का पहल करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, ये तो जानकारी डायरेक्टली यहाँ से संबंधित है, लेकिन इसी प्रकार के स्कूल से ही संबंधित एक और जानकारी हमने आपको दिया था कि महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए लागू किया गया। अब ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य होगी यानी कंपलसरी होगी, जिनमें एक तो उनकी मातृभाषा होगी, जो भी मातृभाषा होगी वो तो होंगे ही होंगे, या फिर क्षेत्रीय भाषा इसमें होंगी, ठीक है, ये पहली होगी। जबकि दूसरी और तीसरी की बात करें तो दूसरी अंग्रेजी और तीसरी जो भाषा अब होगी हिंदी, और ये सभी कंपलसरी यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसा भी मतलब जो पहल किया गया था, ये भी त्रिभाषा पॉलिसी या फिर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से संबंधित है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है डी गुकेश, पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले। यहाँ पर देखिए 19 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजू गुकेश यानी कि डी गुकेश ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दिया है और इस वजह से बहुत ज्यादा खबरों में है। दरअसल डी गुकेश मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय खिलाड़ी थे रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये ध्यान रखिए। अच्छा, डी गुकेश इनसे पहले अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 में भी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिंग लीटेन को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर डी गुकेश की या फिर गुकेश डोमाराजू की, तो चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने 12 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मतलब शतरंज चैंपियनशिप बनकर ये इतिहास रचा था। और आपको ये भी ध्यान आपको रखना है, अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्रैंड मास्टर भारत के 1988 में विश्वनाथन आनंद जो तमिलनाडु के ये बने थे। विश्वनाथन आनंद को वर्ष 2001 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अच्छा, अगर एक बात अगर हम देखें कि सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है, अगर अभी 86 तक, अच्छा 86वां अभी दिया गया तमिलनाडु के ही LR श्रीहरि, तो अभी हाल ही में ये दिया गया है। तो सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो तमिलनाडु के पास है। ये चीजें विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। एक प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सूची में भी आप देखेंगे, यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है, तो इसमें अधिकतर जो आपको दिखेंगे वो आपको तमिलनाडु के ही दिखेंगे। तो ये एक प्रश्न अलग से बन जाता है कि सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर का खिताब वो तमिलनाडु के पास है। ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर यानी कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म नामक पहल की शुरुआत की है। ये यहाँ पर प्रश्न है, अंकुर यानी कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म नामक पहल की जो शुरुआत है, दरअसल शहरी विकास को ध्यान रखते हुए इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में अंकुर पहल की शुरुआत की है। अंकुर का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में खबरों में रहा अंकुर निम्नलिखित में से क्या है, तो ये अंकुर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा सरकार की पहल है जो खास करके यहाँ पर हमने लिखा भी है कि शहरी विकास को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और अंकुर का जो फुल फॉर्म ये है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसका पूरा नाम है। और यह पहल विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। जो भारत सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 इसी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहरी नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। ये मूल उद्देश्य को लेकर अभी हाल
ही में इस तरह का पहल किया गया है। दरअसल इसको लेकर एक समझौता राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था और जहां पर 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसे आवास और शहरी विकास विभाग यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा संचालित की जा रही है, इसके अधीन है। ये हालात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखें जो ऊपर में हमने आपको बताया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर हमें देखने को मिलता है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा की शहरी आबादी 2036 तक 3 गुना होने की उम्मीद है। इसलिए अंकुर पहल को भविष्य के लिए तैयार शहरों के निर्माण में एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में देखा जा रहा है। सरकार अभी से प्रिपेयर हो रही है और ये उम्मीद है 2036 तक जो उड़ीसा की जो शहरी आबादी है, जिस प्रकार से भी इसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है, 2036 तक 3 गुना होने की उम्मीद है। तो इस वजह से एक परिवर्तनकारी मंच ये साबित हो सकता है। ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर अंकुर पहल के। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रदीप नारवाल या फिर प्रदीप नरवाल जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल ही में महज 28 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया है? दरअसल ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, कबड्डी से। देखिए अभी आप लोग एक प्रतियोगिता के बारे में जानते होंगे, खास करके प्रो कबड्डी लीग, नाम आपने सुना होगा और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। प्रो कबड्डी लीग में जो खास करके खिलाड़ियों को मतलब टीमों में सेलेक्ट किया जाता है, जो उन्हें खरीदा जाता है, तो यहाँ पर प्रदीप नरवाल को किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा, जिस वजह से थोड़ा नाराज भी थे और इसी कारण उन्होंने महज 28 वर्ष की उम्र में ही, आपको ध्यान रखना, संन्यास की घोषणा कर दी। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुव पहल जो कि अभी हाल ही में जियो कोडिंग पर आधारित डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली के उद्देश्य से शुरू की गई है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए राइट जो आंसर है यह है भारतीय डाक विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, अतः विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि डाक विभाग द्वारा भी हाल ही में कुछ और चीजें भी लॉन्च की गई, वो भी यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए सबसे पहले बात करें ध्रुव पहल की, तो भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये इसका पूरा नाम है ध्रुव का। और इस पहल का उद्देश्य है जियो कोडिंग पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली का निर्माण करना। और इस वजह से ये खबरों में, ये तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने ये भी आपको बताया था कि भारतीय डाक विभाग द्वारा पता प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिनमें अपना पिन कोड जाने यानी कि नो योर पिन कोड और अपना डीजी पिन जाने यानी कि नो योर डीजी पिन, ये 2 पहल खास करके डिजिटल पहल है। ये एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है जो अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने लॉन्च किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा अभी हाल ही में ध्रुव पहल की शुरुआत की है, ठीक है। अच्छा, डाक विभाग की चूंकि बात हो रही है, यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट है। भारत में सर्वप्रथम 1774 में ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान या फिर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये यहाँ पर कोलकाता में स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। डाक विभाग ने वर्ष 1972 में 6 अंकों वाली पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की थी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से पूछा पहले गया भी है, कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में जो नंबर होते हैं वो कितने अंकों में है, उसी प्रकार से पिन कोड के बारे में पूछा जा सकता है। ये 6 अंकों वाली एक प्रणाली है। अच्छा, 1854 में पहला भारतीय या फिर अखिल भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत हुई। फिर 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये कोलकाता में स्थापित पहला डाकघर था, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, भारत की जो डाक प्रणाली है ये दुनिया की सबसे बड़ी ये सेवा भी प्रदान कर रही है, तो ये चीजें फिलहाल इस प्रश्न से संबंधित ध्यान आप लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 6 से 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य कार्यवाही के पश्चात हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सिंदूर स्मारक पार्क सिंदूर वन की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? ये अभी हाल ही में घोषणा हुई है। अच्छा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि मिर्जापुर कच्छ, जो कि गुजरात में है। महाराष्ट्र यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये गुजरात में है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। यहीं पर ये खास करके स्थापित किया जाएगा। मैं इसको पीडीएफ में सुधार दूंगा, ये महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं होगा, गलत लिखा गया था, गुजरात होगा, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो यहाँ पर हमने बेहतर तरीके से आपको देने का प्रयास किया। हम ये पूरी शिद्दत के साथ ये चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर मिल सके और एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिखता
लगता है ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करने का प्रयास कीजिए। ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा दोस्तों, इस कोर्स में तमाम मटेरियल अपडेटेड है, जो भी एक्चुअली हम बतला रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में। जो मंथली करंट अफेयर्स का जो क्लासेस हमने प्रोवाइड किया है उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ सभी आपको इसी में मिलेगा, नाम मात्र की फी पर। और ध्यान दीजिएगा, एक कूपन कोड उपलब्ध है, इसको जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, विशेष रूप से टेस्ट सीरीज में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अगला जो टेस्ट है कब मिलेगा आपको, यहाँ पर हमने लिखा प्रैक्टिस सेट 7 8 जून 2025 यानी कि आज 9 बजे शाम। आप सभी लोग, हालांकि हम प्रॉपर जो हमारी टीम है नोटिफिकेशन आप लोगों तक भेजती रहती है, आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, टेस्ट आपका छूटने ना पाए। हजारों लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और निर्धारित समय पर आप सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका शेड्यूल हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम 30 अगस्त को होना है, तो 70 टेस्ट हमें पूरा करना है, तो इसका शेड्यूल आपको चेंज देखने को मिलेगा। वो चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, वो हमें कैसे करना है वो जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको टेस्ट देना है, वो चीज़ ध्यान रखिए। समय से पूर्व आपका सारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही वो कोर्स है जिसे आप परचेज करेंगे। हम यहाँ पर अब मिलेंगे आपसे कल वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।